बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र हसन एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 17 शुरू, जिसका नाम है फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। तो कुछ चैप्टर के बारे में पहले बता दिया जाए कि देखिए इस चैप्टर में पूरे चैप्टर में कहानियाँ ही कहानियाँ हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है, जस्ट कहानियाँ, लेकिन मज़े मज़े की कहानियाँ हैं। सिर्फ एक या दो टॉपिक हैं छोटे छोटे, उसमें कुछ थोड़ा बहुत मैथमेटिकल है, बाकी पूरी कहानियाँ हैं और इंतहाई इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखिए फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, नाम से देखिए क्या जाहिर होता है, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के सॉलिड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर्स के बारे में, ठीक है। तो अगर आप आसपास ध्यान करें तो आपको देखने में कितने सॉलिड्स नज़र आते हैं। देखिए अगर आप आयरन को देखें तो सॉलिड है, स्टील को देखें सॉलिड है, रबर को देखें सॉलिड है, प्लास्टिक को देखें सॉलिड है। अगर आप कोई भी डिस्पोजेबल ग्लास है, ठीक है, या डिस्पोजेबल कप है वो देखें तो वो भी क्या है, सॉलिड है। तो अगर जहन में आप सोचें तो क्या ये सारे सॉलिड्स एक जैसे हैं? एक जैसे नहीं हैं। कुछ सॉलिड्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ सॉलिड हैं वो सॉफ्ट हैं, जैसे प्लास्टर हो गया, ऐसे करेंगे तो टूट जाएगा। लेकिन अगर उसकी जगह कोई आयरन हो या कोई स्टील हो, उसको ऐसे करेंगे तो टूटेगा? नहीं टूटेगा। भाई हैं तो दोनों सॉलिड्स ही, एक जल्दी टूट जाता है, मतलब एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक जो है वीक है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सॉलिड को डिफ्रेंशिएट करती हैं? कुछ सॉलिड्स को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देती हैं, कुछ सॉलिड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं सारे सॉलिड्स। आखिर इनमें ऐसा क्या होता है? तो वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। तो बेसिकली इनमें एटम्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह की होती है। कुछ में जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो ऑर्डर्ड होती है, कुछ में डिसऑर्डर होती है, कुछ में जो है वो इंटरमीडिएट रेंज में होती है, जिसकी वजह से हम सॉलिड्स को क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पे पहले देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड कितने टाइप्स की है, ठीक है। तो लास्ट के 5 मिनट्स में इस लेक्चर को लाजमी देखना है, क्योंकि उसमें हम बताएंगे आपको कि क्यूब क्या होता है, सिंपल क्यूब हमारे पास क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, और क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, लेटिस क्या होता है, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आसान वे में आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो कौन सा है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो याद रखें कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स 3 टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। तो इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। यानी कि ये ऐसे सॉलिड्स हैं कि जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक ऑर्डर स्ट्रक्चर में हमारे पास होते हैं, यानी एक तरतीब के साथ होते हैं, डिसऑर्डर नहीं होते। फॉर एग्जांपल देखिए ये हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये क्या है, आपको नजर आ रहा होगा कि ये बिल्कुल ऑर्डर स्टेट में है, बिल्कुल ऑर्डर स्टेट में। इनके दरमियान डिस्टेंस एक जितना है और ये बिल्कुल एक ही लाइन पर सारे क्या हुए हुए हैं, अटैच हुए हुए हैं। तो ऐसे सॉलिड्स के जिसमें ऑर्डर स्ट्रक्चर होता है एटम्स का, ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये चीज याद रखनी है, ठीक है, जिसमें ऑर्डर स्ट्रक्चर हो। और भी इसकी प्रॉपर्टीज आगे चल के पढ़ेंगे। एग्जाम्पल इसकी कौन सी है, कॉपर, जिंक, ये तो आपने देखी है, कॉपर भी देखा है, जिंक भी देखा है, आयरन भी देखा है। तो कॉपर भी सॉलिड है, आयरन भी सॉलिड है, जिंक भी सॉलिड है। लेकिन कौन से सॉलिड्स हैं, ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है, तरतीब से वो जुड़े, ऑर्डर्ड मीन तरतीब से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो हमारे पास टेबल सॉल्ट होता है, जो नमक होता है, वो भी क्या है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सिरेमिक्स सच है जिरकोनिया, जिरकोनिया क्या होता है, देखिए जिरकोनिया डायमंड की तरह शाइनी सा इसका स्ट्रक्चर सा होता है, ठीक है, शाइनी सी इसकी सरफेस ही होती है। तो यूज़ कहाँ पर होता है, ये कीमती पत्थर होते हैं जो अक्सर लोगों ने अंगूठियों में पहने होते हैं, ठीक है, रिंग में उसको लगाया हुआ होता है। और जो हमारे दांत अगर हम लगवाने जाएं, ठीक है, तो दांत के ऊपर जो क्राउन लगता है वो भी जिरकोनिया का बना हुआ होता है। तो जिरकोनिया क्या है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें भी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है। तो अब देखते हैं मोशन। मोशन क्या है, नॉट स्टैटिक है,
तो याद रखिए कि सॉलिड्स में जो एटम है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जो एटम्स के दरमियान बॉन्ड होता है वो काफ़ी वीक होता है और डिसऑर्डर्ड होते हैं एटम्स। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में जो एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, पागलों की तरह ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो गैसेस में होता है। अब अगर हम कह रहे हैं कि सॉलिड्स में एटम्स जो हैं टाइटली पैक्ड हैं, मतलब फिक्स्ड हैं, तो क्या वो मूव नहीं कर रहे? तो ये गलत कंसेप्ट है। एटम टाइटली पैक्ड तो हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, अपनी ही जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं इस तरह से। अब वाइब्रेटरी मोशन में क्या ये अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं? पोजीशन अपनी नहीं छोड़ रहे, यानी कि इनका हम कह सकते हैं कि अगर ये एटम है तो एटम क्या कर रहा है, इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, जहां से चला वहीं पर वापस, जहां से चला वहीं पर वापस, मतलब इस तरह से सारे एटम्स वाइब्रेट करते हैं, ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो एवरेज पोजीशन है वो क्या है, फिक्स्ड है, मतलब अपनी पोजीशन छोड़कर नहीं जाते, उसी के गिर्द वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो एटम्स होते हैं वो नॉट स्टैटिक होते हैं, बल्कि सारे वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी ही मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, ठीक हो गया। लेकिन इनकी एवरेज पोजीशन क्या है, वो फिक्स्ड है, अपनी पोजीशन छोड़कर नहीं जाते। नेक्स्ट इसमें कौन सी चीज आती है, टेम्परेचर, कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर क्या होगा। तो याद रखें कि टेम्परेचर बढ़ाने से वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इंक्रीज हो जाती है, जो वाइब्रेशन ऑफ एटम्स होती है वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब फर्ज करें 50 डिग्री दिया टेम्परेचर तो ये इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, 60 दिया तो ज़्यादा, 70 दिया तो और ज़्यादा, 80 और ज़्यादा, 90 पे और ज़्यादा, 100 पे और ज़्यादा, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम इसकी वाइब्रेशंस बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आगे चल के देखते हैं कि वाइब्रेशन बढ़ने से भी क्या होगा, कोहेसिव फोर्सेस। देखिए एटम्स ये सारे पड़े हुए हैं तो कोई ऐसी फोर्स तो है जो इनको एटम्स को जोड़े हुए आपस में, जो इनको लैदा नहीं होने देती, ये नहीं कहती कि चल भाई जा दूर चला जा, तो ऐसी कोई ना कोई फोर्स तो है ना। तो जो दो एटम्स हैं, एटम्स के दरमियान वाली जो फोर्स है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके दरमियान में होती हैं। तो कोहेसिव मतलब जोड़ने वाली, तो एटम्स को जोड़ने वाली भी कोई फोर्स है, उसको हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स है। अब याद रखिए कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मैंने क्या कहा था कि वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी। अब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आएगा कि जिस पर वाइब्रेशन इनके इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इनके दरमियान का जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक हो गया। तो हम कहते हैं ना कि सॉलिड किस तरह से लिक्विड में आ जाता है, टेम्परेचर देने से। तो याद रखें टेम्परेचर देने से, टेम्परेचर बढ़ाने से एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ती है, जिसकी वजह से उनके दरमियान बॉन्ड्स टूट जाते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है, ठीक हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट है। अब याद रखिए कि अगर मैं कह रहा हूं कि इतना हिस्सा 100 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब इतने हिस्से के जो एटम्स हैं उनके जो एटम्स के दरमियान बॉन्ड है वो टूट जाता है और सॉलिड मेल्ट हो जाता है। तो याद रखें कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो एक ही टेम्परेचर पे पूरे का पूरा मेल्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा कि उसका कुछ हिस्सा मेल्ट हो, कुछ हिस्सा उसका मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे या इतने बॉन्ड्स टूट रहे हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही इन सारे एटम्स के बॉन्ड टूट जाएंगे और ये सारा पूरा क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है ये सारे का सारा मेल्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा कि कुछ जो है वो 80 डिग्री पे मेल्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया, कुछ सॉलिड 80 पे मेल्ट कर रहा है, कुछ 100 पे मेल्ट कर रहा है, कुछ 120 पे मेल्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगर फर्स्ट करें ये ऐसा सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 100 है, तो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस, जहाँ से टेम्परेचर बढ़ाते जाए ना, तो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा ये पूरे का पूरा मेल्ट कर जाएगा। ये नहीं कि कुछ हिस्सा इसका मेल्ट करेगा, पूरे का पूरा मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसका कहते हैं कि इसका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट है या शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है।
कि एक ही टेम्परेचर पे पूरे का पूरा सॉलिड मेल्ट कर जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी आती है सॉलिड्स की, वो एमॉर्फस सॉलिड है। एमॉर्फस सॉलिड बिल्कुल क्रिस्टलाइन के उल्ट है। अगर क्रिस्टलाइन याद है तो एमॉर्फस उसका बिल्कुल उल्ट है। ठीक है, तो एमॉर्फस सॉलिड में याद रखें कि इन एमॉर्फस सॉलिड देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, यानी कि डिसऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, दीज सॉलिड्स आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। तो याद रखें कि इसमें एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिसऑर्डर्ड होते हैं। ऑर्डर का मतलब तरतीब, डिसऑर्डर मतलब बेतरतीब। ठीक है, अब यहां पर देखें, क्या आपको इन एटम्स के दरमियान कोई तरतीब नजर आ रही है? यहां पर तो देखें ना कितने अच्छे प्यारे से तरतीब से पड़े हुए थे। ठीक है, क्या यहां पर कोई तरतीब आपको नजर आ रही है? कोई तरतीब नहीं है, डिसऑर्डर पड़े हुए हैं। तो ऐसे सॉलिड के जिसमें एटम जो हैं वो डिसऑर्डर्ड हों, ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, ऐसे अरेंज हों वो के। अब इनके दो नाम और भी हैं, एमॉर्फस सॉलिड के दो नाम और भी हैं। एक है सॉलिड लिक्विड, एक है ग्लासी लिक्विड। देखिए, वी कैन से दैट सॉलिड लिक्विड और ग्लासी लिक्विड। तो हम इनको सॉलिड लिक्विड या ग्लासी सॉलिड क्यों कहते हैं? तो सॉलिड और चीज़ है, लिक्विड और चीज़ है, तो हम इसको सॉलिड लिक्विड क्यों कह रहे हैं वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे लिक्विड में क्या होता है। लिक्विड में जो एटम्स की पोजीशन होती है वो फिक्स्ड नहीं होती। ठीक है, एवरेज जो पोजीशन उनकी होती है वो फिक्स्ड नहीं होती, जबकि सॉलिड में फिक्स्ड होती है। लेकिन लिक्विड और सॉलिड्स में एक चीज मुश्तरक है, और वो क्या है कि लिक्विड में भी एटम्स जो हैं वो डिसऑर्डर होते हैं, और ग्लास और जो हमारे पास सॉलिड है एमॉर्फस सॉलिड, उसमें भी जो एटम्स है वो डिसऑर्डर होते हैं। ये प्रॉपर्टी उनकी क्या है? सेम है। लिक्विड में भी डिसऑर्डर, इसमें भी डिसऑर्डर। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इनमें सेम नहीं है? तो वो ये है कि सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, एवरेज पोजीशन उनकी फिक्स्ड होती है, जबकि लिक्विड में उनकी एवरेज पोजीशन फिक्स्ड नहीं होती। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो फ्रोजन लिक्विड्स होते हैं, फ्रोजन लिक्विड, जमे हुए लिक्विड्स, ठीक है, जब जमे हुए लिक्विड्स होंगे तो, या फ्रोजन हम लिक्विड्स कह सकते हैं, उनमें क्या होगा कि जो एटम्स होंगे उनकी एवरेज पोजीशन फिक्स्ड हम कर देते हैं। ठीक है, उसको फ्रीज करके उसको फ्रोजन फॉर्म में ला के उनकी जो पोजीशन है वो हम फिक्स्ड कर देते हैं। ठीक हो गया, तो डिसऑर्डर तो वो पहले ही सही थे। ठीक है, अब जब हम उनको फ्रोजन लिक्विड कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, तो अब हम इनको सॉलिड लिक्विड कह सकते हैं। अब वो एमॉर्फस सॉलिड बन गए हैं। ठीक हो गया, होप सो कि ये आपको समझ आ गई होगी। तो इसलिए हम इनको कहते हैं सॉलिड लिक्विड या ग्लासी सॉलिड। अब एक और चीज़, इसकी एग्जाम्पल्स, इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हमारे पास है ग्लास की। ग्लास क्या है? ये एक एमॉर्फस सॉलिड है। ग्लास में डिसऑर्डर स्ट्रक्चर होता है, याद रखना है। ठीक हो गया, तो बेस्ट एग्जांपल इसकी ग्लास है। तो मेल्टिंग पॉइंट का अब हम बात करते हैं। नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, वहां पर तो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट था, यहां पर नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। अब किस तरह से, बड़े इसकी एक मजे की चीज है, यहां पर मैं इसको यहां पर समझाने लगा हूं। अब देखें, इन जो हमारे पास एटम्स हैं इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब काफ़ी ये करीब करीब है। अगर मैं इनके दरमियान बॉन्ड देखो, ठीक है, तो बॉन्ड काफ़ी वीक है, मतलब ये दूर दूर है। ऐसा ही है, यहाँ पर देखो तो फिर इनके दरमियान बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इनके दरमियान बॉन्ड वीक है। तो कुछ जो एटम्स हैं वो बहुत करीब है, कुछ जो एटम्स हैं वो बहुत दूर हैं। ठीक है, अब होगा क्या? होगा इस तरह से कि जो एटम फॉर एग्जांपल ये करीब हैं तो उनके दरमियान जो कोहेसिव फोर्सेस है वो ज़्यादा होंगी। जो एटम्स आपस में दूर हैं तो उनके दरमियान ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है या कोहेसिव फोर्स है ये कम होगी। ठीक है, अब क्या होगा? मैंने इसको टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया तो इनकी वाइब्रेशन भी क्या होने लग पड़ेगी? ज़्यादा होने लग पड़ेगी। ऐसा ही है, अब जब वाइब्रेशन ज़्यादा होगी तो ये वाला बॉन्ड हो सकता है कि 80 डिग्री सेल्सियस पे टूट जाए। ऐसा ही है, और ये वाला बॉन्ड क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इन दोनों के दरमियान में, और ये हो सकता है 100 डिग्री सेल्सियस पे टूटे। ठीक है, यानी कि ये वाला 100 डिग्री सेल्सियस पे टूट रहा है, ये वाला 80 डिग्री सेल्सियस पे टूट रहा है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे टूट रहा है। इसका मतलब है कि जो सॉलिड है एमॉर्फस सॉलिड, उसका कुछ पार्ट जो है, कुछ पार्ट के 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉन्ड जो है वो टूट जाएंगे, कुछ के
100 डिग्री सेल्सियस पे जो बॉन्ड है वो टूट जाएंगे, ऐसा ही है। तो गौर से सुने कि अगर इस तरह से हो तो कुछ जो इसका हिस्सा है वो जल्दी मेल्ट कर जाएगा, कुछ जो इसका हिस्सा है वो लेट मेल्ट करेगा, ऐसे ही नहीं होगा। सॉलिड का कुछ हिस्सा जल्दी मेल्ट कर जाएगा, जो सॉलिड का कुछ हिस्सा है वो लेट मेल्ट करेगा, ऐसा ही है। तो फिर इनका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट तो ना हुआ। फिर तो हम कहेंगे कि 80 से 100 की रेंज में, अब इन पे रेंज आ गया, उनका तो डेफिनेट था, 100 आया, सारे के सारे मेल्ट हो गए, ठीक हो गया। लेकिन इसमें रेंज आ गई 80 से 100 की रेंज में ये सारे मेल्ट करेंगे, कुछ 80 पे मेल्ट करेंगे, कुछ 90 पे मेल्ट करेंगे, कुछ 100 पे मेल्ट करेंगे, ठीक हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनका नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, इनका कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक हो गया। अब एक और इसकी हम एग्जांपल, ये जो 80 और 100 है ये मैंने जस्ट फर्जी वैल्यू ली है, ठीक है, ये एक्चुअल में नहीं इस तरह से होता, ये जस्ट फॉर एग्जांपल है, फर्जी सपोज हमने की है। अब जो ग्लास होता है, जो ग्लास होता है, ग्लास क्या होता है कि 800 डिग्री सेल्सियस पे ग्लास क्या करता है, 800 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है, विस्कस लिक्विड सा बन जाता है, 800 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो जाता है। अब 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे, क्योंकि ग्लास अमॉर्फस सॉलिड है ना, 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का जो टेम्परेचर होगा उस पे ग्लास क्या होगा, एक पेस्ट की शक्ल में होगा, ऐसे पेस्ट टाइप नहीं होता, ठीक है, उस तरह का होगा। क्यों? क्योंकि अभी इसके सारे एटम्स के बॉन्ड नहीं टूटे, मतलब पूरा भी सॉलिड ये मेल्ट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करेंगे, मतलब बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे ही 8 डिग्री सेल्सियस करेंगे तब ग्लास मेल्ट हो जाएगा और विस्कस लिक्विड सा बन जाएगा, ठीक है, जैसे हनी होती है, जैसे शहद होती है, उस तरह का विस्कस लिक्विड बन जाएगा। तो बस ये इसमें याद रखना है कि जो हमारे पास मेल्टिंग इसका पॉइंट होता है वो रेंज के अंदर होता है, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ रेंज होती है, कुछ जो है कुछ पार्ट उसका जल्दी मेल्ट कर जाएगा, कुछ लेट मेल्ट करेगा, ठीक हो गया। तो 800 पे हम कहते हैं कि ग्लास जो है वो मेल्ट कर जाता है। तो 800 से पहले क्या होगा भाई, 800 से जो पहले का टेम्परेचर होगा उसमें इसके कुछ जो है मेल्ट कर देंगे, कुछ नहीं मेल्ट करेंगे, तो उसमें ये पेस्ट टाइप होगा, ठीक है, जैसे पेस्ट सा होता है। तो जैसे ही 800 होगा तो मेल्ट हो जाएगा और ये विस्कस लिक्विड सा बन जाएगा। तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक हो गया। तो मेल्टिंग पॉइंट। आखिरी जो इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में हमारे पास आता है वो क्या है, पॉलीमेरिक सॉलिड। पॉलीमेरिक सॉलिड का याद रखना है कि इसमें था ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, इसमें था डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। पॉलीमेरिक सॉलिड में क्या होता है कि इनके ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ये इंटरमीडिएट रेंज में होता है, ना तो ये बहुत ज़्यादा ऑर्डर में होते हैं, ना तो ये बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर में होते हैं इनके एटम्स, ठीक हो गया। तो इसलिए हम इनको कहते हैं पॉलीमेरिक सॉलिड। तो देयर ऑर्डर इज इंटरमीडिएट, देयर ऑर्डर इज इंटरमीडिएट, देयर ऑर्डर इज इंटरमीडिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा ऑर्डर में ना बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर में, इंटरमीडिएट रेंज में, ठीक हो गया। तो अब हम इसको इस तरह भी कहते हैं कि ये पुअरली क्रिस्टलाइन है या पार्शियली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ठीक हो गया, हम इनका ये भी नाम देते हैं। तो हमें पॉलीमेरिक कहाँ से निकला है, ठीक है, ये हम अभी आपको बताने लगे हैं कि इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, वो चीज़ बताने लगे हैं। तो प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जिनको हम मोनोमर्स भी कहते हैं, इनटू लॉन्ग चेन कंपाउंड पॉलीमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। गौर से सुनना है कि जब हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, जिनको हम मोनोमर्स भी कहते हैं, जब हम उनको आपस में जोड़ते जाते हैं तो वो एक चेन सी बनाते हैं। वो क्या करते हैं, एक चेन सी बनाते हैं। जब चेन सी बनाते हैं तो उस चेन को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर्स। उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। यानी इसमें क्या होता है, चेन रिएक्शन होता है, ठीक है, ऐसे ये एक चेन सी बना देते हैं। तो जब ये चेन सी बना देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन है। ये चीज़ याद रखनी है। तो पॉलीमेरिक सॉलिड्स में कौन कौन से सॉलिड्स आ जाते हैं वो चीज़ देखते हैं, इसकी एग्जाम्पल क्या है वो चीज़ देखते हैं। एक जो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है वो है पीवीसी पाइप। कौन से, पीवीसी,
ठीक है, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल का ही कुछ ना कुछ ये पार्ट्स उसने दिया हुआ है, ठीक है, फिगर में। तो पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो अक्सर आपने पीवीसी पाइप देखे होंगे, वो बड़े बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया के पाइप होते हैं, प्लास्टिक के वो बड़े से पाइप है, ठीक हो गया। तो वो भी तो सॉलिड्स होते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन से सॉलिड्स हैं, तो याद रखना है कि वो वाले सॉलिड पॉलीमेरिक सॉलिड्स हैं, ठीक हो गया। एक चीज़ ये होगी, रबर क्या होता है, ये भी जो नेचुरल रबर होता है वो भी क्या होता है, पॉलीमेरिक सॉलिड होता है। अब नेक्स्ट है पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या होता है, जो शॉपर, आप अक्सर शॉपर नहीं देखे हुए, शॉपर क्या है, वो पॉलीथीन है, ठीक है, पॉलीथीन से बना हुआ होता है। तो एक जो शॉपर होता है वो भी हमारे पास इसी कैटेगरी में आता है। पॉलीस्टाइरीन में जो डिस्पोजेबल कप से होते हैं, ठीक हो गया, जिनको यूज़ करके फेंक देते हैं, तो वो किस में आते हैं, वो पॉलीस्टाइरीन के बने हुए होते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है कि नेचुरल रबर, ये हम आपको बता चुके हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट इसमें बात रह गई है कि पॉलीथीन शॉपिंग बैग, ठीक हो गया, जो शॉपर वगैरह से होते हैं। अब आपने देखा होगा कि वो जो शॉपर होते हैं वो कितने ज़्यादा हल्के होते हैं। अगर आप उनका वेट करें तो 0.5 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 0.3 ग्राम या 0.5 ग्राम होगा, यानी कितने ज़्यादा हल्के होते हैं। लेकिन आप उन शॉपर के अंदर अक्सर दुकानदार में जाते हैं तो उसको कहते हैं 1 किलो चीनी पा दे, ठीक हो गया। तो यानी कि है खुद उसका वज़न 0.5 ग्राम, लेकिन उसमें 1000 ग्राम का वज़न वो बर्दाश्त कर सकता है। वैसे तो 5-5 किलो भी हम उसमें डाल देते हैं तो वो बर्दाश्त कर लेता है, शॉपर फटता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि है वो बहुत ज़्यादा हल्का, वेट में क्या है, बहुत ज़्यादा हल्का है, लेकिन जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे पॉलीमेरिक सॉलिड्स का ये याद रखेंगे, वेट में हल्के होते हैं लेकिन इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होते हैं, जैसे वही प्लास्टिक के पाइप वाली एग्जाम्पल होगी। तो लो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम क्यों कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि इनकी लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशो, कि इनका जो वेट है वो तो बहुत हल्का होता है लेकिन इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनकी जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइन, वेरी ऑर्डर स्ट्रक्चर, जो हमारे पास है अमॉर्फस, वो डिसऑर्डर स्ट्रक्चर, और जो पॉलीमेरिक सॉलिड है वो क्या है, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, ना ऑर्डर ना डिसऑर्डर। इसकी एग्जांपल अगर देखें तो आयरन है, कॉपर है, जिंक है, सोडियम क्लोराइड है, सिरेमिक, जिरकोनिया वगैरह है, ठीक है। अब अगर अमॉर्फस सॉलिड की देखें तो इसमें जो ग्लास इसकी बेस्ट एग्जांपल है। पॉलीमेरिक सॉलिड में देखें तो शॉपर हो गए, उसके डिस्पोजेबल कप हो गए, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, पीवीसी पाइप जो हमारे पास होते हैं, पॉलीमेरिक सॉलिड्स भी होते हैं। गुड वेट स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होती है, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी इनकी होती है, ठीक है। तो यही इसमें चीज़ें थी। अब चलते हैं जो इसका लास्ट पॉइंट है उसकी तरफ। अब जो इस टॉपिक की लास्ट हेडिंग है वो है क्रिस्टल लेटिस के। क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, ठीक है। तो बेहतरीन इसकी एग्जांपल आपको देते हैं कि देखिए जो लूडो में डाइस होता है जिसको हम छक्का भी कहते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, वो 8 ले लेने हैं। तो उन 8 को आपने इस तरह से क्या कर देना है, लगा देना है। उन 8 को क्या कर देना है, इस तरह से जोड़ देना है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। 8 को जो डाइस थे मैंने उनको क्या किया, आपस में जोड़ दिया। तो कुछ इस तरह का बनता है सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। सोडियम क्लोराइड का कुछ स्ट्रक्चर इसी तरह का बनता है, ठीक है। उसका कुछ क्रिस्टल लेटिस इसी तरह का बनता है। तो इसमें याद रखिए कि जो स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसी को हम कहते हैं यूनिट सेल। अब देखिए किस तरह से, स्मॉलेस्ट इसमें कौन सा है, मैंने इनमें से एक निकाल लिया। अब ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल। अब इससे छोटा कोई इसमें है नहीं है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं, ठीक हो गया। तो द स्मॉलेस्ट 3D यानी 3 डायमेंशनल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल लेटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल, के जिनसे मिलकर ये सारा बना हुआ होता है। अब क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, जब हम ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल्स को आपस में मिला देते हैं, ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल्स को आपस में मिला देते हैं तो लेटिस बन जाता है। अब ऐसे मैंने इसको मिला दी, ठीक है, बहुत सारे क्रिस्टल लेटिस कैसे। अब ये टोटल तादाद में 8 हैं, 8 मैंने इसको जोड़े हैं।
तो ये 8 यूनिट सेल मिला के, ये 8 यूनिट सेल मिला के एक क्रिस्टल लेटिस बनता है। ठीक है, अब ये अगर आपसे पूछे क्या है भाई, ये लेटिस है, क्रिस्टल लेटिस है, इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है 3 डायमेंशंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे मिलकर ये बना हुआ है, वो क्या है? यूनिट सेल। वो क्या है? यूनिट सेल। तो होप्स हो कि आपको ये क्लियर हो गया। इससे बेस्ट इसकी एग्जांपल नहीं हो सकती। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है कि क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल भी 7 किस्म के होते हैं। कुछ क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं, कुछ टेट्रागोनल होते हैं, कुछ आर्थोरोम्बिक होते हैं, कुछ रोमोहेड्रल होते हैं, मतलब 7 टाइप्स के ये होते हैं, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है। तो जो सोडियम क्लोराइड में जो यूनिट सेल होता है वो क्यूबिक यूनिट सेल होता है। वो कौन सा यूनिट सेल होता है? क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब बहुत सारे क्यूबिक यूनिट सेल से मिलकर सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनता है। मसलन ये बहुत सारे क्यूबिक यूनिट सेल्स हैं, इनसे मिलकर उसी तरह जो हम उनको 8 की ऐसे हम क्या कर दें, इसका एक बिल्डिंग सी बना दें, तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड बन जाता है, उसका स्ट्रक्चर बन जाता है। अब उसमें ये जो एक यूनिट सेल है, ये क्या है? ये क्यूबिक यूनिट सेल है, क्योंकि मैंने बताया था कि वो भी 7 किस्म के होते हैं। ठीक है, कुछ क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं, कुछ रोमोहेड्रल, कुछ टेट्राहेड्रल, कुछ इस तरह के। तो क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? याद रखिए कि क्यूबिक यूनिट सेल ऐसा यूनिट सेल होता है कि जिसकी सारी साइड्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री का होता है। सारी साइड्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर हम इसको बनाएं यहाँ पर तो किस तरह से बनेगा? कुछ इस तरह। इसके बनाने का भी एक तरीका होता है, यहाँ से इस तरह, फिर दरमियान में आपने इस तरह से ऐसे एक लाइन लेके जानी है, एक लाइन ऐसे लेके आनी है, एक लाइन ऐसे लेके आनी है, एक लाइन ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा? ये क्यूबिक यूनिट सेल बन जाएगा। ठीक है, अब इसके 8 कॉर्नर्स होते हैं। 8 कॉर्नर्स किस तरह से? देखिए, 1 2 3 4, 4 कोने ऊपर, 4 कोने नीचे, 1 2 3 4। कोशिश मैंने की है कि ये मुझे बड़ा वाला मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिला, लिहाजा इसी से काम चलाते हैं। 1 2 3 4, 4 कोने ऊपर, 1 2 3 4, 4 कोने नीचे। तो इसके टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 कॉर्नर्स होते हैं। 6 साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। अब 6 साइड्स के लिए आपके लिए आसानी है। किस तरह से? इसके ऊपर कितने नंबर होते हैं? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अगर हम ऐसे लूडो से फेंके और 6 आ जाए तो हम कहते हैं छक्का आ गया। ठीक है, तो 6 साइड्स इसकी होती हैं। किस तरह से? 1 2 3 ऐसे वाली, ऐसे नहीं समझ आएगी। 1 2 3 4 5 6। तो इसकी टोटल 6 साइड्स होती हैं। ठीक हो गया, तो 6 इसकी साइड्स होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4, एक आगे एक इसके पीछे, 6 साइड्स। 12 एजेस होते हैं इसके, 12 एजेस होते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल के 12 एजेस होते हैं। किस तरह से 12 होते हैं वो चीज़ देखनी है। अब एज क्या होता है? एज देखें, एज हमारे पास होता है, एक ये एज हो गया, एक ये एज हो गया, एक ये एज हो गया, एक ये एज हो गया। 4 एज तो ऊपर ही हो गए। किस तरह से? ये एज, गौर से समझने की कोशिश करनी है इसको। एक ये एज, ये एज, ये एज और ये एज, 4 एज ऊपर। इसी तरह के सेम 4 एज नीचे भी होंगे। एक ये एज, ये एज, ये एज और ये एज, 4 एज हो गए। ठीक हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 8 एजेस हो गए, 4 रह गए। अब इस साइड पर भी देखने हैं। एक एज इस तरह से है, ठीक हो गया, एक एज इस तरह से है, यानी एक एज इधर है, एक एज इधर है। टोटल कितने हो गए? 10। इसी तरह 2 एज इधर भी हैं, एक एज इस तरह, एक एज इस तरह, तो 12 पूरे। ठीक हो गया, 4 एजेस ऊपर, 4 एजेस नीचे, 8, 2 ऐसे, 2 ऐसे, तो टोटल 12 एजेस हैं। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? क्यूबिक यूनिट सेल हम कहते हैं। ठीक हो गया, कि जिसकी सारी साइड्स के दरमियान आपस में एंगल कितने का हो? 90 डिग्री का हो। ठीक है, आपस में सारी में एंगल कितने का हो? 90 डिग्री का हो। ठीक हो गया, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।